नमस्कार स्टूडेंट्स। गत लेक्चर में हमने आसियान समूह की स्वरूप और भूमिका पर एक दृष्टिपात किया था। आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए आसियान के निर्माण, उद्देश्य व उसकी कार्यकारी भूमिका पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान या आसियान का निर्माण कैसे हुआ? इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा करी। बाद में 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना। प्रारंभ में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया था। 1995 में वियतनाम को तथा 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही आसियान की सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। आसियान के मौजूदा 10 राज्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया सम्मिलित हैं। आसियान देशों ने भारत को भी अपना आंशिक सहयोगी बना लिया है। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है और देश के चुनाव का आकार आदि क्रम है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशकों तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। आसियान के शिखर सम्मेलन सार्क की भांति अधिक नहीं हुए हैं। पहला सम्मेलन 1976 में, दूसरा 1977 में, तीसरा एक दशक के बाद 1987 में और उसके बाद 1992 में, 95 में, धीरे धीरे हर 3 वर्ष बाद इसका शिखर सम्मेलन निरंतर आयोजित होने लगा है। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं। इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता तथापि उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करने की साझी समझ भी है। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि की समान चुनौतियां हैं, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया है। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त आसियान सदस्य राज्य पारस्परिक साझा बाजार भी तैयार करने को और आगे बढ़े और सदस्य राज्यों के बीच में व्यापार, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि पर भी पूर्ण सहयोगात्मक जो कार्यशैली है वह बनी हुई है। आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसके सदस्य देश अपनी वैयक्तिक कार्यप्रणालियों को क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाएं भी बनाई हैं। शैक्षणिक, खेल, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्यप्रणाली को भी महत्व दिया जाता है। संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी निरंतर समझौते किए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियंटा भी स्थापित किया है, जो कि बिना वीसा के सदस्य राज्यों में पर्यटन की सुविधा भी प्रदान करता है। सदस्य राज्यों के बीच हवाई सेवाओं को भी निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र या साझा बाजार स्थापित करने के लिए भी आसियान देश प्रयत्नशील रहे हैं। जनवरी 1992 में आसियान ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच कोई भेदभाव न रहे। आसियान देशों के नेताओं ने अपना एक अलग मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।
आसियान संगठन के देशों ने उन 15 उत्पादों की सूची भी तैयार की है जिनमें मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत समान तटकर योजना के तहत लाया जाएगा। आसियान शिखर सम्मेलन के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र आफ्ता को भी पूर्व निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्रभावी करने पर भी सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त विजन 2020 की दिशा में पहले व्यावहारिक कदम के रूप में 1999 से 2004 की अवधि के लिए स्वीकृत योजनाओं को भी आर्थिक एकीकरण, व्यापारी उदारीकरण व वित्तीय सहयोग वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए हैं। इस प्रकार निरंतर सदस्य राज्य पारस्परिक सहयोग के द्वारा इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखते हुए क्षेत्रीय एकता और क्षेत्रीय मजबूती के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी संदर्भ में इन 10 देशों के आसियान समूह ने सन 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की राह आसान करते हुए कॉनकॉर्ड समझौता, जिसे आसियान संधि सेकंड पर भी सामूहिक रूप से दस्तखत किए हैं। इस समुदाय में एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय और एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की भी संकल्पना की है। बढ़ते हुए इस आर्थिक प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत भारत ने भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया और भारत के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग के बारे में भी एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। कुछ वर्षों से यह समस्या चूँकि विश्व स्तर की हो गई है, तो भारत की तरह कई एशियाई देश भी आतंकवाद की चपेट में हैं। अतः इस आसियान समूह में आतंकवाद विरुद्ध एक सामूहिक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। निकट वर्षों के अंदर निरंतर भारत के द्वारा आसियान समूह की बैठकों में भागीदारी और व्यापारिक आदान प्रदान को और मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आसियान समूह के देशों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंधों को बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने इन संबंधों को एक नए आयाम दिए हैं, जिससे कि आसियान समूह के साथ साथ भारत की भी जो कार्यशैली है दक्षिण पूर्वी एशियाई गोलार्ध में वह महत्वपूर्ण बनी हुई है। और इसके कारण चीन के साथ में जो एक प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की थी और जापान के साथ एक सहयोगी नीति को अंजाम देते हुए भारत ने अपनी एक सुरक्षा नीति भी तैयार की है। यद्यपि आसियान समूह काफ़ी प्रगति के स्तर पर है, फिर भी चीन और जापान और अमेरिका कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से यह क्षेत्र भी कम प्रभावित नहीं रहा है। इसके बावजूद भी आसियान एक असैनिक संगठनात्मक स्वरूप है और इसके कारण यह क्षेत्र जो है अपना महत्व निरंतर बनाए हुए है। और ये कहा जा सकता है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान व दक्षिण कोरिया पूर्वी पंख है। आसियान रूपी जंबो जेट के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।